प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और जिस तरीके से वापस आया है कोरोना, कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। लगातार जनता इससे बेचिंता थी, उन्हें लग रहा था कि वायरस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना की जो रफ्तार बढ़नी शुरू हुई है, कहीं ना कहीं जनता की भी चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें, 11 मार्च 2020 यही वो तारीख थी जब WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी माना था और अब हालात फिर से पिछले साल जैसे ही होते जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक कोरोना के मामलों में आई तेजी तनाव पैदा करने वाली है। कल देश में कोरोना के 22,854 नए मामले दर्ज किए गए थे। बड़ी बात तो ये है कि इन मामलों में 85% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र का ये हाल इसलिए है क्योंकि लोगों ने जमकर लापरवाही बरती है। आज हालात ये है कि महाराष्ट्र के 8 शहरों में खतरे की घंटी बज रही है। देश के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ाई जा सकती है। चिंता की बात तो ये भी है कि महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पहले की तरह जारी है और अब ऐसे में देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना के फिर से सिर उठाने का खतरा मंडराने लगा है। पंजाब में 24 घंटे में 1700 अधिक केस आने पर 6 जिलों नवा शहर, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं लोगों की भी इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है, अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर समय रहते सख्त नहीं हुए और कोरोना वायरस को सीरियस नहीं लिया तो आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को बदल दिया है और जानकारी दे दें कि इस बीच राज्य की ममता बनर्जी सरकार लगातार आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही है और इसी मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग देश के संविधान के नियमों के प्रति जवाबदेह है और उसका निष्पक्ष होना बेहद ही आवश्यक है और इसीलिए कोई भी सरकार अपने किसी भी सेवारत नौकरशाह को चुनाव आयोग का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंप सकती। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयोग नियुक्त करना देश के संविधान के खिलाफ है। बता दें, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा सरकार के एक सचिव को राज्य के चुनाव आयुक्त का रिक्त प्रभार देने के मामले में सुनवाई करने पर ये कड़ा फैसला सुनाया कि पुलिस महानिदेशक को बदल दिया जाएगा। कैमरामैन हरपाल के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दबाव में आकर तमाम जिलों में लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन अगर बात किया जाए मुंबई में तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में जिस तरह से 1500 का आंकड़ा मिला है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंतन और मंथन कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई के कांदिवली वार्ड क्रमांक 28 में मुंबई महापौर किशोरी पेडनेकर द्वारा एक सभा की गई। सभा के दौरान करीब सैकड़ों लोग ऐसे देखे गए जो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने किशोरी पेडनेकर से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अंशकालिक लॉकडाउन लगा सकते हैं। अब ऐसे में तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि जिस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं शिवसेना चाहती है कि मुंबई में लॉकडाउन लगे। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार लोगों की उम्मीदें थी कि मुंबई में लॉकडाउन न लगे, क्योंकि पिछले 9 महीने से जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन की मार झेली है उससे लोगों की माली हालत बेहद खराब हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है, ऐसे में सरकार ने पहले ही कह दिया था कि अगर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंस का उपयोग नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये आने वाले समय में ये तय हो गया है कि मुंबई में लॉकडाउन जरूर लगेगा। कैमरा पर्सन सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला चंबल पुल इस समय हम मौजूद हैं उदी मोड़ पर। यहाँ चंबल का नदी पर ये पुल बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। इसी पुल के जरिए जो यहाँ की जो परिवहन है, जो वाहन है, वो इटावा की सीमा में दाखिल होते हैं।
इस पुल से जो मध्य प्रदेश से आने वाले भारी मात्रा में अवैध खनन परिवहन के जो ओवरलोड वाहन हैं वो इसी पुल से निकलते हैं, जिसके चलते ये पुल आए दिन क्षतिग्रस्त हो जाता है। साल में तकरीबन 2 या 3 बार ये पुल क्षतिग्रस्त होता है, जिसके बाद इस पुल को भारी परिवहन बंद कर दिया जाता है जब इस पुल की मरम्मत की जाती है। इसके बाद ये पुल पुनः खोला जाता है। ये भारी समस्या बनी हुई कि ये जो MP से आने वाले अवैध खनन परिवहन मोरम के जो ओवरलोड ट्रक हैं वो इस पुल से लगातार निकलते हैं, जिस पर जो यहाँ का प्रशासन है वो कोई भी अंकुश नहीं लगा पाता है। पुलिस व खनन माफियाओं की आंख मिचौली के चलते खेल लगातार जारी, इसके चलते आज दोबारा से चंबल का पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर इसमें वर्तमान में हम तस्वीरों में दिखाएंगे जो पुल की तस्वीरें हैं। ये चंबल का पुल क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी मरम्मत का कार्य अभी जारी। इसकी बेरिंग जो है वो रिपेयर की जा रही है। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे वो पुल की पूरी तस्वीर दिखाएं। पर चंबल नदी का पुल बना हुआ है जिसकी रिपेयरिंग अभी जारी है। हमारे साथ यहाँ पर जो एक भाई साहब जुड़े हुए हैं। आप क्या नाम है आपका? अजय राठी। क्या पोस्ट है आपकी? शिफ्ट इंचार्ज। क्या दिक्कत पुल में आ गई है? सही थोड़ा सा 12 mm खिसक गया है, ये ठीक हो जाएगा। उसकी प्लेटें निकाल के रिपेयरिंग के लिए गई है। कितने दिनों में सही हो पाएगा ये? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में। क्या लगता है मतलब ये क्यों खराब हो जाता है? भारी वाहन ओवरलोडिंग। इस पर प्रशासन क्यों अंकुश क्यों नहीं लगा रहा? आए दिन ये पुल खराब हो जाता है, फिर ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। इसी तो हम बता नहीं सकते हैं, तो आप ही पूछ सकते हो प्रशासन से। क्या कोई स्थायी उपाय नहीं है मतलब ये बार बार खराब ना हो, बार बार डिस्टर्ब करता है पुल? अब की बार हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। हाँ। तो उन्होंने बताया कि इस जो पुल में आए दिन जो पुल खराब हो जाता है इसके लिए यहाँ का जो भारी वाहन साफ तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। इस पुल से काफ़ी पुराना ये पुल हो चुका है। इसी पुल से जो MP से आने वाले अवैध खनन परिवहन के ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, इसके चलते ये पुल आए दिन खराब हो जाता है। हालांकि इस पुल की भी मरम्मत जारी है और इन्होंने जो कंपनी के जो इंजीनियर इन्होंने साफ तौर पर बताया है ये पुल 2 से 3 दिनों में चलने योग्य हो जाएगा और उसकी मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। सनत तिवारी, ANB न्यूज़, इटावा। अयोध्या जनपद के 2 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची राजपाल आनंदीबेन पटेल। 10 बजे राजपाल आनंदीबेन पटेल आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज पहुंची, जहां परिसर में वृक्षारोपण किया। उसके साथ साथ दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। वहीं स्नातक और स्नातक की छात्र छात्राओं में 579 का अपने हाथों सर्टिफिकेट प्रदान किया। आपको बताते चले कि आज अयोध्या जनपद के 2 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। आज रात्रि विश्राम राजपाल आनंदीबेन पटेल सर्किट हाउस अयोध्या में करेंगी। वहीं रामलला का दर्शन पूजन भी कर सकती हैं। सुबह बलिया के लिए राजपाल आनंदीबेन पटेल रवाना होंगी। वीडियो पर्सन DK के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। बस्ती जनपद की नई जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा आज जिला जेल बस्ती का कर रहे हैं औचक निरीक्षण के दौरान जेल स्टाफ और कैदियों से कोरोना काल से बचाव के लिए ली जा रही है जानकारी। शासन के निर्देश पर खान-पान और महिला कैदियों की उचित सुविधा की भी जानकारी ली जा रही है। DM सौम्या अग्रवाल ने जेल प्रशासन की सुरक्षा और सुविधाओं की जानकारी भी ली है और जेल के स्टाफ को और जेलर को एक सख्त हिदायत दी है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो शासन को तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, ANB न्यूज, बस्ती। आस्था और धर्म का केंद्र पांडरी बाबा सगरा धाम पर आज भक्तों के द्वारा भिंड जिला मुख्यालय से पद यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सभी भक्त शामिल हुए। अनुमान लगाया गया कि ये संख्या 1000 से ऊपर थी, जिसमें भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा भी शामिल हुए। तो आइए भक्तों से जानते हैं यात्रा कब शुरू हुई थी और कितने बजे यहाँ पर खत्म हुई है। जी बताएं। ITI हनुमान जी से बाबा जी की यात्रा शुरू हुई सुबह 8:30 बजे और यहाँ 4:30 पे आए। यहाँ इस पद यात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए थे और रास्ते में क्या इंतजाम हुए थे? जगह जगह भक्तों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जलपान की व्यवस्था की गई थी और बच्चों में खासकर सभी लोगों में बड़ा उत्साह था और बाबा की असीम कृपा हुई कि आज देखो बिल्कुल मौसम ने बिल्कुल साथ दिया और सब लोग बड़ी भक्ति भाव से पूरी यात्रा की। पद यात्रा में जो भक्त शामिल हुए हैं उनके लिए मंदिर कमेटी की ओर से पांडरी बाबा सगरा धाम की ओर से क्या व्यवस्था के इंतजाम किए गए? भैया सभी भक्तों ने मिलकर हर जगह 7-8 जगह बहुत अच्छे स्टॉल, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोल्ड ड्रिंक, चाय,
नाश्ता और भक्तों का उल्लास देखने को तो आपको देखा होगा। दंडवत यात्रा, पद यात्रा, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ये बाबा हम पर अपनी मनोकामना पूर्ण थी, सभी भक्तों ने पद यात्रा की है, तो इसके लिए वो 1 साल से बड़ा इंतजार में थे बाबा महाराज के यहाँ कब पद यात्रा हो। इसका उल्लास देखने को आपको मिला है। तो अभी आप देख रहे थे जो पद यात्रा भिंड जिला मुख्यालय से प्रारंभ हुई थी और पांडरी बाबा सगरा धाम पर खत्म हुई, जिसमें लगभग 1000 से अधिक भक्तों ने भाग लिया और पांडरी बाबा सगरा धाम पर उन भक्तों के लिए प्रसादी का इंतजाम किया। जगह जगह लंगर और टेंट हाउस लगाए गए थे जिससे भक्तों का स्वागत किया गया था। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। तो आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मानव तस्करी के नाम पे बच्चों को ले जाने वाले, धनुगाही करने वाले लोगों का एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और 15 बच्चे बरामद हुए हैं। क्राइम विभाग को एक सूचना मिली कि एक बस जो बिहार से चल के आ रही है, दिल्ली जा रही है, उसमें कुछ नाबालिग बच्चे तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। ये खबर पेट्रोल में आग की तरह काम की। तुरंत आनंद फानन में एक टीम का गठन किया गया और गीडा पेट्रोल प्लाजा पे घेराबंदी की गई। थोड़ी देर बाद उसी नंबर की बस को आते हुए देखा गया, उसे घेराव किया गया और उसमें जब चेक किया गया तो उसमें 15 नाबालिग बच्चे थे। फिर उसके बाद 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यद्यपि तस्कर अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इन लोगों को इनके घर वालों की रजामंदी से दिल्ली नौकरी दिलाने के लिए ले जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ग्राम है परसराई, पोस्ट नसक्ता, थाना अमोद, जिला पूर्णिया। किस आरोप में आप पकड़े गए हैं? आरोप कुछ नहीं सर, लड़कों को साथ में जाना। मेरे पास 6 लड़के थे, उसमें से 4 बालिग हैं, 2 नाबालिग थे। तो उसमें 1 से 1:30 बजे करीब में मेरे को यहाँ पकड़ा गया गोरखपुर में। नाबालिग लड़कों की तस्करी करते हैं या फिर क्या कराते हैं? मैं तस्करी करूँगा, दूसरे गांव के लड़के ले जाऊँगा। मैं अपने मोहल्ले का, अपने साथ का लड़का थोड़ी लेके जाऊँगा। तस्करी ऐसी थोड़ी होता है सर। हम अपने मोहल्ले का ही दूसरे गांव का ले जाता है, कोई और जगह का तो अलग बात है। मतलब आप अपने मोहल्ले के लोगों को नौकरी दिलाने ले जा रहे हैं? हाँ सर, वो मैं कंपनी में काम करता हूँ तो उसमें भी बोला चलो घर पर बैठे रहता है। 2-3 बार से वो लोग काम करके आया है बाहर से। वहीं SP क्राइम का कहना है कि ये नाबालिग बच्चों की तस्करी की जाती है, यहाँ से दिल्ली जाते हैं, वहाँ बच्चों को बेचा तक जाता है और इनको काम पे लगा के इनकी मजदूरी में से ये लोग कमीशन भी खाते हैं। जहाँ तक इनके आपराधिक इतिहास की बात है, ये दूसरे जिले के हैं, दूसरे प्रदेश के हैं। हम इनके आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, गोरखपुर। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में एक बार फिर डकैती की घटना सामने आई है। जी हाँ, हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक बार फिर कल रात्रि डकैती की घटना उस समय सामने आई जहां पर इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओमैक्स हिल्स कॉलोनी में एक परिवार के घर पर डकैतों ने हमला बोल दिया। डकैतों ने हमला इस कदर बोला कि परिवार के रह रहे कुछ सदस्यों को बंधक तक बना लिया। वहीं बंधक बनाकर उनके घर में रखा हुआ सोने चांदी जेवरात और पैसे व मोबाइल लेकर भी फरार हो गए। हम आपको बता दें, इन दिनों लॉकडाउन के पश्चात से ही, जैसे ही लॉकडाउन खुला है उसके पश्चात से ही इंदौर में लगातार चोरी और डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार पुलिस प्रशासन इस पर प्रयास कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल भी नज़र आ रहा है और यही वजह है कि इंदौर शहर में डकैतों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और ऐसी चोरी की घटनाओं पर लगातार अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओमैक्स हिल्स कॉलोनी पर सामने आया है, जहां पर एक गौरव त्यागी नामक इंजीनियर के घर पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। घटना रात्रि 2 बजे की बताई जा रही है, जहां पर परिवार के जन सो रहे थे। उसी दरमियान नकाबपोश करीब 5 से 6 बदमाशों ने घर के अंदर ताला खोलकर अंदर घुस गए, जहां पर उन्हें बंधक बनाकर साथ ही उनके साथ मारा पीटी कर उनके घर में रखा हुआ सामान व जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी लगी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल वहां से बदमाश रफू चक्कर हो गए थे। अभी वर्तमान की बात करें तो पुलिस फिलहाल घटना के आधार पर व CCTV फुटेज के आधार पर घटना की पूरी छानबीन कर रही है। वहीं
अन्य जो आरोपी फरार हुए हैं उनकी तलाश में भी जुट गई है। परंतु अगर बात करें तो इंदौर शहर में फिर भी इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इतनी लंबी कार्रवाई होने के बावजूद भी कई बार ऐसी चोरी की और डकैती की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल यह पुलिस बल के लिए एक चुनौती का अवसर है, जहां इंदौर शहर में ऐसे आपराधिक किस्म लगातार पनप रहे हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है। बजट पेश किया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया 2021-22 का। सर, किस तरह देखते हैं इस बजट को? क्या लगता है आपको कि सभी प्रदेश की जनता को ये हित में साबित होगा? इसको ध्यान में रख के बनाए ये प्रदेश के हित में रहेगा, आम आदमी के हित में रहेगा, लोगों के हित में रहेगा और इस बजट का लोगों को लाभ मिलेगा। सर, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ उपलब्धियां जो पिछला जो कार्यकाल के जो है काम है वही उन्हीं का ज्यादा जिक्र है, आने वाले में क्या होगा इस तरह का जिक्र नहीं है। ये पुराने काम भी तो कोविड के समय रुके, वो भी तो करने हैं पूरे। जो कोविड के काम जो टैक्स आया नहीं उसको पूरा करना, उसको लेना, उससे लाभ मिलेगा। सर, पेंशन की जरूर बात की गई है, 250 रुपये पेंशन बढ़ाई गई है, बुढ़ापा पेंशन, लेकिन उसका जो प्रावधान ज्यादा नहीं करना चाहिए था? लगता नहीं था कि आपको कि बुढ़ापा जो पेंशन है उसका कुछ और भी इजाफा हो सकता है? कोविड के हालात के समय को देख के, समय के हालात से जो कराया ठीक करा। परिवहन का सर इसमें क्या रहा कि परिवहन जो विभाग है उसके लिए उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई इसमें करा किया है प्रावधान? सर, पहले से ठीक है, परिवहन में जो पहले से ज़्यादा बढ़ा है। शुक्रिया। तो ये थे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि जो हरियाणा की जनता के हित को देखते हुए जो है ये बजट पेश किया गया आज मुख्यमंत्री के द्वारा। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। मौसम की मार झेल रहे किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी सूखा कभी बारिश, जिसका दंश लगातार बुंदेलखंड के किसान भुगत रहे हैं। बीतों दिनों हुई बारिश, ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। इसके बाद आज फिर मौसम ने करवट बदली और बारिश होना शुरू हो गई, जिसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई। मटर की फसल है और दूसरी फसलें हैं, मसूर है
वगैरह चने अने हैं टूट गए हों और ये गल जाएंगी फसल, इससे बहुत नुकसान हुआ है। और किसान हम लोग तबाह हो गए, हम किसान लोग, और अब आगे क्या होगा ये पता नहीं है। क्या बताया जाए, अब सरकार कुछ मदद कर दे तो ठीक है, और नहीं करती है तो अब वो जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। तो भगवान की सहारे है, दुनिया की परेशानी, शादी भी करना है लड़की, इससे विकट समस्या हो गई है। मुआया कोर चला गया है, इस प्रकार की दुनिया की समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब कैसे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा, ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या है। सर आप ही समझिए। आपको बता दें कि आज जनपद जालौन में शुक्रवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और आसमान के काले बादल छा गए और दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। जब किसानों से बात की गई तो इस बारिश को लेकर उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिससे फसलों पर काफ़ी नुकसान हुआ था। पर फसलों पर जैसे ही कटने की बारी आई तो फिर मौसम ने अपनी करवट बदली और बारिश होना शुरू हो गई, जिससे फसलों पर काफ़ी नुकसान हुआ। ANB न्यूज़ महंगराजपुर जालौन। आपको बता दें मथुरा के वृंदावन में कुंभ मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से चल रहा है। उसी को लेकर आज मथुरा प्रशासन के द्वारा तीसरे से शाही स्नान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जो कि कल तीसरा शाही स्नान है, जो साधु संतों के द्वारा भी तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद तीसरे शाही स्नान को लेकर संपूर्ण तैयारियां कर चुका है। मथुरा प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, तीसरे शाही स्नान के लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें साधु संतों के द्वारा एक आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है, जिससे प्रथम शाही स्नान को लेकर साधु संतों ने भी प्रकट किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी की थी कि यमुना मैया में शुद्ध जल छोड़ा जाए। वहीं प्रशासन के द्वारा सभी जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यमुना मैया में शुद्ध जल छोड़ा जाए और साधु संतों की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। मुंबई से सटे पालघर जिले के जौहर क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हो गए हैं। विनोल आश्रम शाला में भी अभी 37 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो 3 शिक्षकों को पॉजिटिव पाया गया है। इसी के साथ साथ आसपास के गांवों में जब जांच की गई तो वहां भी कई कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए। कुल मिला के अब तक 72 मरीज नए पाए गए हैं, जिन्हें विविध जगहों पे आश्रय दिया गया है और उनकी जांच और चल रही है और उन्हीं का इलाज भी चल रहा है। लेकिन कोरोना सेंटर जो तैयार किए गए हैं वहाँ पे इनको अभी रखा गया है, क्योंकि ये कोई सीरियस नहीं है, खाली इनको पॉजिटिव कोरोना मिला है। कुछ बच्चों को खांसी, बुखार और सर्दी की बीमारी पाई गई थी। उसी को लेके जब इनकी जांच की गई तो इसमें पाया कि 37 बच्चे और 3 शिक्षकों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी के बाद सरकार काफ़ी अचंभे में आ गई और लगातार यहाँ पे जांचें शुरू की गई। बिनवल में किचन सेंटर जो है वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसके बाद किचन को अब बंद कर दिया गया है। लेकिन इस आश्रम स्कूल में कहाँ से कोरोना पॉजिटिव आ गया ये जांच का विषय है, क्योंकि करीब में ही नासिक जिला है जहाँ पे कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इस तेजी के कारण आसपास के इलाकों में भी कोरोना के संक्रमण पाए जा रहे हैं। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, ANB जवाहर, पालघर। दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंटों की गिनती दोबारा से बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी इसको जागरूक लेकर रही है और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। मगर जिस तरीके से वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन का इंतजार अब पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता तक वैक्सीन बिल्कुल मिलनी से स्टार्ट हो चुकी है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, एक और योजना निकाली गई है। जो लोग वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम नहीं थे, यानी कि जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था या फिर नेट की सुविधाएं नहीं थी, या फिर जो 60 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग थे, वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आती थी, तो उसको लिए कहीं ना कहीं अब कैंप लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर, हर इलाके के अंदर, जगह जगह, ताकि लोगों तक कैंप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सके और 60 साल के जो उम्र के ज़्यादा के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन उनके इलाके के अंदर या उनके घर के पास हो सके। मगर जिस तरीके से ये योजना लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं 60 साल के जो लोग हैं या फिर कहें जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर कहें जो रजिस्ट्रेशन या फिर एंड्रॉइड मोबाइल या फिर नेट का यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो देखना होगा ये उपलब्धि कितनी हासिल हो सकती है जनता को। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली।
एक महिला पति और बच्चे की हत्या के आरोप में महिला की आज सुबह अचानक मौत हो गई। महिला काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। महिला की अचानक तबीयत खराब होने से महिला को जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। गुलनाज नवंबर से निरुद्ध थी हमारे यहाँ, नवंबर 2020 से 302 केस में आई थी जो है। तो ये शुरू से ही इसका वेट बहुत कम था। तो ये जैसा कि महिला भी ने भी शुरू में आई थी बताती थी कि बाहर से हमारा इलाज चल रहा है। और यहाँ भी दिसंबर 2020 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब एक हफ्ता भर्ती भी रही, जहाँ निमोनिया का इलाज डॉक्टरों ने किया था और स्वस्थ हो गई थी। लेकिन बीच में फिर कुछ परेशानी होने पे इसका टेस्ट यहाँ से कराया गया था, इसको टीबी निकला था और इलाज चल रहा था। लेकिन 8 मार्च को जो है इसको थोड़ा सा परेशानी हुई सांस लेने में, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था और यहाँ भर्ती रही 8 मार्च को। फिर उन्होंने 9 मार्च को रेफ़र कर दिया SRN मेडिकल कॉलेज जो है प्रयागराज, वहाँ उसकी आज सुबह डेथ हो गई है जो है। उसके परिजन उसके साथ में है और कोई समस्या नहीं। महिला के ज़्यादा तबीयत खराब होने से उसे SRN हॉस्पिटल प्रयागराज रेफर किया गया, जहां महिला की आज सुबह मौत हो गई। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। मिर्जापुर जनपद के परतोदा बाजार में कृषि गोष्ठी का कार्यक्रम आर्य शिशु मंदिर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कृषि को लेकर एक जागरूकता यहाँ पर गोष्ठी किया गया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष प्रतिभाग किए हैं और वैज्ञानिकों द्वारा इनको एक कृषि खेती करने के लिए जानकारी दी जाएगी। अब परिस्थिति है, अब किसान लाइन में है तो करना ही पड़ेगा। तो इस बार खेती आप क्या की थी, क्या पैदा क्या की है? हल्दी पैदा किए हैं, हल्दी का खेती, धान और गेहूं का खेती, आलू का खेती। प्याज के लिए बढ़ावा दे रहे हैं क्षेत्र में, तो कैसे आगे प्याज की भी खेती करेंगे? यहाँ प्याज का खेती तो किए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा किए हैं। थोड़ा सा किया। कैसे खेती किया जाए प्याज और लहसुन की। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह।